नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो प्रैक्टिस बैच की सीरीज़ चला रहे थे बच्चों, उसी क्रम में आज की जो सीरीज़ रहेगी वो बच्चों आज की आपकी प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज़ रहेगी वो आपकी रहेगी कौन सी? 16 नंबर 16। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट रहेगा आपका कौन सा रहेगा? 16 नंबर का। तो आज हम लोग बच्चों इसी 16 नंबर के प्रैक्टिस सेट पर चर्चा करेंगे और देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, क्या क्या आंसर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसी क्रम में बच्चों देखेंगे सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान ठीक है क्या है, और इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो सामान्य ज्ञान में बच्चों जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है वो लिखा हुआ प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यता है जहां। कुल मिला के वो पूछना ये चाह रहा कि प्रच्छन्न जो बेरोजगारी है वो भारत में, इस बेरोजगारी का मतलब क्या है। भारत में तो इसी प्रकार की बेरोजगारी जाती है। बेरोजगारी कौन सी? प्रच्छन्न। और यह बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगी। तो इस बेरोजगारी का मतलब क्या? लिखा हुआ बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है और श्रमिकों की उत्पादकता कम होती है। ठीक है, तो इसका जो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, आप लोग अपने अपने कमेंट करें। इसका जो आंसर की अगर बात की जाए तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी आपका करेक्ट रहेगा। सी आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब बच्चों ये होता है आवश्यकता से अधिक लोगों का लगे होना। आवश्यकता से अधिक लोगों का लगे होना। आवश्यकता से अधिक लोगों का होना। आवश्यकता से अधिक लोगों का होना। ठीक है, ये मतलब है बच्चों आवश्यकता से अधिक लोगों का होना। ठीक है, इसी को कहते हैं। मतलब कि आप लोगों ने गांव में देखा होगा ताश के पत्ते या गुल्ली देखी होगी, गुल्ली। ठीक है, लेकिन उस गुल्ली में आप लोगों ने देखा होगा खेलने वाले तो 4 लोग होते हैं, लेकिन जो देखने वाले उनकी संख्या अधिक होती, वही लोग होते हैं आवश्यकता से अधिक। और वो लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आएंगे। मतलब कि जहाँ काम 1 लोग का है और उस काम पे 10 लोग गए हैं तो वो जो अतिरिक्त कार्य किया जाएगा उसकी उत्पादकता शून्य होगी और ये लोग ही प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आएंगे। तो इसका जो बच्चों आपका करेक्ट आंसर था वो क्या था? तीसरा आपका करेक्ट आंसर था। तीसरा आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, इसके बाद अगला हम लोग देख लेते हैं गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात यहाँ भरना है द्वारा अनुमानित किया जाता है। गरीबी सूचकांक के द्वारा, लोगों की संख्या के अनुपात के द्वारा, विश्व मुहन सूचक के द्वारा, गरीबी रेखा से नीचे। तो गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात किसके द्वारा किया जाता है? तो आप लोग बताएं, आप लोग बताएं। ठीक है, ठीक है, आंसर दें। गरीबी सूचकांक यानी पॉवर्टी इंडेक्स, लोगों की संख्या का अनुपात, रेशियो क्या रहेगा? और विश्व मुहन सूचक और गरीबी रेखा से नीचे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात, वो जो किया जाता है लोगों की संख्या के अनुपात के आधार पर किया जाता है, लोगों की संख्या के अनुपात पर। ठीक है, गरीबी रेखा। तो गरीबी रेखा की बात करें तो इसकी जो मापन करता है वो कौन करता है? NSSO, मतलब कि कहते हैं राष्ट्रीय सर्वेक्षण, राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण कार्यालय, राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण कार्यालय। ठीक है, NSSO, सर्वेक्षण कार्यालय, कार्यालय। ठीक है, ये बच्चों करता है किसका? संख्या के अनुपात में मापन। NSO की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1951 में और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता, कोलकाता। ठीक है बच्चों, ये आपका रहेगा। इसका मुख्यालय हमें कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? कोलकाता में, कोलकाता में। तो बी इसका बच्चों आपका करेक्ट आंसर सही था, बी था। अगला हम लोग बात करते हैं साल 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर जलियांवाला बाग में
लोग इकट्ठे हुए थे, ठीक है, जिसमें लिया हुआ CR दास, लाला लाजपत राय, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचली और महात्मा गांधी। तो इसमें कहा यह गया कि जलियांवाला बाग की जब घटना हुई थी तो इसमें से किसकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, ये बच्चों सवाल पूछा जा रहा, ये सवाल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पता आपको भी होगा, तो इसके आंसर की जो बच्चों हम लोग बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। और ये कौन थे बच्चों, ये आपके पंजाब के प्रसिद्ध नेता थे, पंजाब के प्रसिद्ध नेता, ठीक है, कौन थे, पंजाब के प्रसिद्ध नेता थे। और ये बच्चों प्रसिद्ध जो नेता थे ये किसका विरोध कर रहे थे, रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। और ये एक्ट आया कब था, मार्च 1919 में। रॉलेट एक्ट भारत में उसी का विरोध कर रहे थे। और इस एक्ट का विरोध के चक्कर में आप लोगों ने देखा होगा पंजाब में ये आंदोलन, इस विरोध रॉलेट एक्ट, क्योंकि ये रॉलेट एक्ट क्या था, क्या काला कानून था, जरा सी शंका पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, इसी का विरोध चल रहा था और पंजाब में इसका तीव्र विरोध था। और जब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इनको छुड़ाने के लिए जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा होते हैं। और जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी ये कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को। और कहाँ पर हुई थी, अमृतसर कहाँ पर है, पंजाब में है। और उस दिन कौन सा पर्व मनाया जा रहा था, बैसाखी का पर्व, ठीक है। तब ये घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को, दिन रविवार, शाम को 5:25 पे। तो तीसरा विकल्प इसका आपका करेक्ट आंसर था। अगला, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी, तो कलकत्ता से आगरा तक, आगरा से जयपुर तक, दिल्ली से शिमला तक, कलकत्ता से रानीगंज तक। तो आप लोग जल्दी से 10 सेकेंड में आप लोग बताएं ये जो टेलीग्राफ लाइन थी ये कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी, जल्दी से बताएं, ठीक है। टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी, तो इस 4 का जो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कलकत्ता से आगरा तक, कलकत्ता से आगरा तक। और ये कब बिछाई गई थी, तो ये बिछाई गई थी अक्टूबर 1851 में। और कहाँ तक बिछाई गई थी, कलकत्ता से आगरा तक, कलकत्ता से आगरा तक, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना 1851 में बिछाई गई थी। और आप लोगों ने एक नाम और सुना होगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में सर्वप्रथम रेल चलाई गई थी, 53 में रेल। और ये कहाँ से चली थी, मुंबई से थाड़े, मुंबई से थाड़े। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, मुंबई से थाड़े। और दूरी कितनी थी इन दोनों के बीच की, 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, ठीक है, लाल डलहौजी के शासनकाल में। तो इसका जो बच्चों आंसर था ये आपका करेक्ट आंसर था। अगला, इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, दिन की अपेक्षा रातें लंबी होती हैं, और वर्ष में सबसे छोटे दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। तो आप बताएं इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है, वह तिथि कौन सी होगी, तिथि कौन सी होगी। इक्विनॉक्स मतलब क्या है तात्पर्य, ठीक है। 5 का आप लोग आंसर बताएं। वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो मैंने आपको बताया होगा, ठीक है। इक्विनॉक्स जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं, विषुव। तो वर्ल्ड में आप लोगों ने ज्योग्राफी में विषुव पढ़ा होगा। और विषुव का मतलब क्या होता है, ऐसी अवधि जहाँ पर दिन और रात समान अवधि के होते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स। तो ये आपका इसका आंसर सही था। इंग्लिश में बच्चों नाम दिया हुआ है, हिंदी नाम नहीं दिया हुआ है, इक्विनॉक्स लिखा हुआ, जिसको हिंदी में हम लोग क्या विषुव कहते हैं, विषुव कहते हैं। क्लियर है। तो आप ध्यान रखना दिन और रात समान अवधि के विषुव में होते हैं, ठीक है। तो आप लोग विशेष ध्यान रखना, जैसे आप लोगों ने एक नाम सुना होगा सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ठीक है। सूर्य ग्रहण की बात करें तो PCS का एग्जाम होता है,
PCS का। इसका मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो वो घटना क्या कहलाती है? सूर्य ग्रहण कहलाती है। मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए, सूर्य ग्रहण, और ये हमेशा कब होता? अमावस्या को। और अगला एक आप लोगों ने नाम सुना होगा, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण, बस इन दो अक्षर को पलट दो, इधर कर दो CPS। इसका मतलब चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, ठीक है, तो घटना क्या होती है? चंद्र ग्रहण की। तो 5 का जो आंसर था ये आपका करेक्ट आंसर था। अगला, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। तो आप बताएं कौन सा ऐसा देश है जिसमें भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो 6 का आप लोग आंसर बताएं। तो आप लोग बताएं 10 सेकेंड में। तो आपको पता है भारत की पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, भारत की बांग्लादेश के साथ लगती है, भारत की भूटान के साथ लगती है, केवल श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। भारत और भूटान की सीमा की जो वो लंबाई है वो कितनी है? 999 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये 699 किलोमीटर लगभग, ठीक है। तो भारत की जो सीमा है वो किससे नहीं लगती है? श्रीलंका से नहीं लगती है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ। और भारत और चीन के मध्य में है, जो भारत और चीन के मध्य में जो सीमा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैकमोहन। मैकमोहन कहते हैं, मैकमोहन कहते हैं, ठीक है। भूटान की बात। अगला, गुरु नानक देव, ये फिर से आ गया, सिख धर्म के प्रवर्तक थे, का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, आनंदपुर साहिब, तलवंडी, पटना साहिब। तो आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताएं गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? जल्दी से आप लोग बताएं। तो गुरु नानक देव जिन्होंने सिख धर्म के प्रवर्तक जिन्हें माना जाता है, तो इसका हम लोग बात करें तो गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। तलवंडी कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 में। 15 अप्रैल 1469 में, ठीक है। जगह का नाम क्या? तलवंडी। और तलवंडी आपकी कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में, ठीक है। तलवंडी कहाँ है? पाकिस्तान में। यहीं पर आपका गुरु नानक देव का जन्म हुआ था और ये सिख धर्म के क्या थे? प्रवर्तक थे। प्रवर्तक थे, ठीक है। इसके बाद अगला हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से लगती है? उज्बेकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम, दक्षिण कोरिया। मतलब कि कौन सा ऐसा देश है जिसकी सीमा चीन से लगती है? तो 10 सेकेंड में आप लोग आंसर बताएं कौन सा देश है जिसकी सीमा चीन से लगती है। तो जल्दी से आप लोग बताएं चीन की सीमा से कौन सी देश की सीमा लगती है, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान है, थाईलैंड है, वियतनाम है, दक्षिण कोरिया है, ठीक। तो आप देख सकते हो इसका जो चीन की सीमा से लगेगी वो किससे लगेगी? थाईलैंड देश से। थाईलैंड क्यों? क्योंकि हल्का सा अगर हम लोग एशिया महाद्वीप का कुछ ऐसे चित्र बनाएं, एशिया महाद्वीप का, तो कुछ आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, ये, ठीक है, ये। तो यहाँ पर ये चीन है, चीन, और यहीं पर ये देश है थाईलैंड, और बाकी ये उज्बेकिस्तान, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, इस वाले हिस्से में सभी देश हैं जहाँ पर ये अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप, ठीक है, एशिया महाद्वीप में। तो आप देख लो सकते हो चीन की जो सीमा लगेगी वो किससे लगेगी? थाईलैंड से लगेगी। इसका मतलब चीन की सीमा 2 सही था, 8 का 2 आपका करेक्ट आंसर था। अगला, पॉलीकॉट निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? ये पॉलिस्टर तथा कपास का, पॉलिस्टर तथा ऊन का, रेयान तथा कपास का, रेयान तथा ऊन का। तो ये पॉलीकॉट पूछा जा रहा बच्चों, निम्नलिखित में से ये किसका मिश्रण है? किसका मिश्रण है? तो आप लोग बताएं पॉलीकॉट किसका मिश्रण है, ठीक है। पॉलीकॉट, इनमें से ऑप्शन दिए हुए हैं, 10 सेकेंड का आपके पास समय रहेगा, पढ़ो और अपने अपने आंसर कमेंट करो। पॉलीकॉट किसका मिश्रण है, ठीक है।
आप लोग जल्दी से बताएं। तो सबसे पहले तो ये जानो पॉलीकॉट है क्या। तो पॉलीकॉट ये एक प्रकार का एक कपड़ा होता है पॉलीकॉट। पॉलीकॉट एक प्रकार का क्या है, कपड़ा होता है। और ये किससे बना होता है, पॉलिएस्टर तथा कपास से, पॉलिएस्टर तथा कपास से। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा। ठीक है, पॉलीकॉट एक प्रकार का कपड़ा है जो पॉलिएस्टर तथा कपास से मिलकर के बना होता है, कपास से मिलकर के बना होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। वायु क्या प्राकृतिक संसाधन है, खनिज क्या प्राकृतिक संसाधन है, वन क्या प्राकृतिक संसाधन है, क्या कोयला प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय जो है वो आपका एक प्राकृतिक संसाधन है। तो बच्चों 10 सेकेंड के आपके पास समय रहेगा और ऑप्शन आप लोग देख लो। वायु दिया हुआ है, खनिज दिया हुआ है, वन भी दिया हुआ है और कोयला भी दिया हुआ है। ठीक है, अक्षय कौन सा, अक्षय मतलब जो कभी भी समाप्त ना हो, ऐसा कौन सा संसाधन है। तो इसका जो 10 का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए है, ए है। ठीक है, तो 10 का जो आंसर हो जाएगा ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अक्षय जो संसाधन वो कौन सा, वायु है, वायु है। ठीक है, खनिज में अगर बात की जाए तो खनिज में आप लोगों ने बच्चों एक नाम सुना होगा जादूगोड़ा। और ये जादूगोड़ा कहाँ, झारखंड में है। जादूगोड़ा झारखंड में है और किसके लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए, यूरेनियम के लिए। तो झारखंड का जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला, और खनिज में बात करूं तो बाबा बूदन पहाड़ी, बाबा बूदन पहाड़ी ये कर्नाटक में है बच्चों और किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए। अगला, एमपी का पन्ना खान हीरा के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है, हीरा के लिए, हीरा के लिए। क्लियर है, तो 10 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 256। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण। तो आपको बता दें इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण भीमराव अम्बेडकर के जो अनुसार माना जाता है वो आपका आर्टिकल 32 है, अनुच्छेद 32। क्यों है, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर ने ही इसे क्या बोला था, संविधान की आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा कहा था भीमराव अम्बेडकर ने। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 32 सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। और अनुच्छेद 21 जो है वो किससे संबंधित है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता। इसका मतलब ये हुआ किसी व्यक्ति के प्राण तभी लिए जाएंगे जब कानून के द्वारा कोई विधि बनाई जाएगी। और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब किसी की प्राइवेसी चीज़ों पर रोक लगा देना। और इसी आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार इसी आर्टिकल 21 में है। जीवन साथी चुनने का अधिकार इसी आर्टिकल 21 में है। जीवन साथी चुनने का इसका अधिकार इसी आर्टिकल 21 में है। ठीक है, और अनुच्छेद जो 24 है बच्चों वो क्या है, वो बालकों पर प्रतिबंध लगाता है, बालकों पर प्रतिषेध, बालकों पर प्रतिषेध। मतलब कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय और किसी भी जोखिम भरे काम में नहीं रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। अनुच्छेद 24 ये कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी होटल, भोजनालय, रेस्टोरेंट और अन्य जोखिम भरे काम में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो 11 का जो आंसर था वो 3 आपका सही था। अगला, पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस प्रकार लिया जाता है।
अकार्बनिक नाइट्रेट अथवा नाइट्राइट के रूप में, कार्बनिक पदार्थों के रूप में, सीधे वायुमंडल से लिया जाता है। केवल एक दो सही है, केवल एक तीन सही है, केवल दो तीन, केवल एक दो तीन। जल्दी से बताएं, पौधों द्वारा नाइट्रोजन बच्चों किसके रूप में लिया जाता है, किसके रूप में ग्रहण किया जाता है? ठीक है, पौधों द्वारा नाइट्रोजन किसके रूप में लिया जाता है? तो आपको पता होगा, पौधे जब नाइट्रोजन लेते हैं तो वो नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में लेते हैं और कार्बनिक पदार्थ के भी रूप में लेते हैं। तो अकार्बनिक नाइट्रेट अथवा नाइट्रेट के रूप में, और दूसरा था कार्बनिक पदार्थ के रूप में। तो इसका जो आंसर था बच्चों क्या हो जाएगा? ए आपका बिल्कुल सही आंसर था, ए। क्योंकि पौधों में जब नाइट्रोजन की प्राप्ति होती तो ये अकार्बनिक नाइट्रेट अथवा नाइट्राइट और कार्बनिक पदार्थ के रूप में ग्रहण करते। तो ए आपका करेक्ट आंसर था, करेक्ट था। अगला, 9002 प्रतिरोधक वाले किसी तापक से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी यदि इनमें से 0.3 एम्पियर की धारा 10 सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाए? 2700, 810, 405, 1350। तो जल्दी से आप लोग 13 का आंसर बताएं, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? तो इसका जो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 810, 810। यानी 13 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 810 हो जाएगा, 810। इसमें हम लोग बात करें बच्चों तो आर का मान हमें दिया हुआ है 900 और टी का मान दिया हुआ है 10 सेकेंड और आई दिया हुआ है कितना? 0.3। ठीक है, आई का मान कितना दिया हुआ? 0.3, 0.3। ठीक है बच्चों, तो अगर यहाँ से फार्मूला लगाएं तो H बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। अब आई का मान आप कितना रखोगे? 0.3, आर का मान आप लोग 900 रखोगे और इसके बाद टी का मान इधर कितना रखोगे? 10 रखोगे और जब इससे सॉल्व कर लोगे बच्चों तो आपका कितना आ जाएगा? 810 जूल आ जाएगा। तो इसका जो आंसर था कितना? 13 का 2 सही था, 13 का 2 सही था। ठीक है, अगला, यदि वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो कहा जाता है कि उसकी गति है। कौन सी है? एक समान, सरल रेखीय, असमान या साम्य गति? कमेंट करके बताएं। 10 सेकेंड में अपने अपने आंसर दो फटाफट। यदि वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो उसकी गति कौन सी होती है, कौन सी होती है? जल्दी आप लोग बताएं, 14 का आंसर क्या रहेगा? तो आपको पता है भाई, समय समान है और दूरी असमान तय कर रही है तो उसमें कुछ सोचना थोड़ा ना, तो वो गति कैसी हो जाएगी? असमान हो जाएगी, यानी असमान गति कहलाएगी। क्योंकि समान समय में असमान दूरी तय कर रही, तो ऐसी गति क्या हो जाएगी? असमान गति कहलाएगी। सिंपल था। 14 का बच्चों क्या आंसर हो जाएगा? 3 आपका हो जाएगा। अगला, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की पारिस्थितिकी उस स्थान का कहलाती है। यहाँ भरना है जलवायु, पारिस्थितिकी, पर्यावरण या मौसम। बताएं बच्चों आप लोग, 10 सेकेंड में 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? कोई ऐसा स्थान है जहाँ तापमान भी है, आर्द्रता भी है, वर्षा भी है, वायु है, वेग है, तो वायुमंडल में प्रतिदिन की पारिस्थितिकी उस स्थान का क्या कहलाती है? तो आपको पता होगा ये जब सब चीज़ें होंगी इतनी, तो कोई भी स्थान हो तो वहाँ हमेशा क्या कहलाएगी? मौसम कहलाएगी। तो ये बच्चों दिमाग लगाने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि आप लोग अपने दिमाग का यूज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो मौसम वो स्थिति कहलाती है जहाँ तापमान, आर्द्रता, वर्षा वायुमंडल का प्रतिदिन होता है। अगला, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यहाँ भरना वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ड्राइंग टूल बार, व्यू बटन, स्टेटस बार, टैब स्टेप। तो आप लोग जल्दी से 16 का आंसर कमेंट करें 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में।
10 सेकेंड में आप लोग जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 16 का क्या हो जाएगा? स्टेटस बार। स्टेटस बार्स ये आपका सक्रिय दस्तावेज जो होते हैं, सक्रिय दस्तावेज, इसकी जानकारी बताता है। सक्रिय दस्तावेज मतलब कि सक्रिय दस्तावेज का मतलब बात करें जैसे पेपर की जानकारी, पेपर की जानकारी, पेपर की जानकारी, ठीक है, पेपर की जानकारी ये कौन बनाता है? बताता है स्टेटस बार। स्टेटस बार यानी 16 का जो आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि यही पेपर की जानकारी के बारे में बताता है। अगला हम लोग बात करें संविधान के कौन से संशोधन से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? पहला संशोधन, 7वां संशोधन, 9वां, इनमें से कोई नहीं। तो 10 सेकेंड में आप लोग अपना आंसर दें। संविधान का वो कौन सा संशोधन हुआ था जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 10 सेकेंड में बताएं। बिल्कुल आसान बच्चों क्वेश्चन है, कठिन भी नहीं है, ठीक है। तो आपको पता होगा 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? पहला संशोधन। और ये कब हुआ था? 1951 में किया गया था, 1951 में। और इसी संशोधन के तहत संविधान में कौन सी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? 9वीं अनुसूची संबंधित किससे है? 9वीं अनुसूची जमींदारी प्रथा उन्मूलन से, जमींदारी प्रथा उन्मूलन से संबंधित है। जमींदारी प्रथा उन्मूलन यानी जमींदारी प्रथा उन्मूलन को समाप्त करना, समाप्त करना। और बच्चों 10वीं वहीं पर अनुसूची की बात करूं तो दल बदल कानून से, दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं की अगर बात करूं तो ये आपकी ग्राम पंचायत से संबंधित है। और 12वीं नगर पालिका से संबंधित है। 12वीं किससे? नगर पालिका से, नगर पालिका से, ठीक है। और वर्तमान में अनुसूचियाँ कितनी है? वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला नाट्य शास्त्र, जिसमें अभिनय कलाओं को अच्छी तरह से संरक्षित किया जाता है, इसकी रचना भवभूति भास भरत मुनि कालिदास। यानी नाट्य शास्त्र जिसमें अभिनय की कलाओं को सिखाया जाता है, ये किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो आप लोग बताएं जरा। 18 का क्या हो जाएगा? अच्छी तरह से संरक्षित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। तो ये रचना किसकी है? नाट्य शास्त्र में कलाओं को सिखाया जाता है, ऐसे ऐसे सब मटकना। तो ये बच्चों किसके द्वारा किया जाता है? भरत मुनि, भरत मुनि। तो 18 का जो आंसर था आपका क्या हो जाएगा? 3 सही था, 3 सही था। अगला दिसंबर 22 जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुज का जन्म हुआ था, वह दिन किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो ये बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सदस्य दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस, सांख्यिकी गणित दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। तो वो पूछना चाह रहा 22 दिसंबर को जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास का जन्म हुआ था, उस दिन किसको किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस। 22 दिसंबर को आपका राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग विशेष ध्यान रखना, 2012 को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया गया था, 2012 से। इसके बाद अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। म्यांमार इसका नया नाम क्या? माली, बाली, बर्मा, भूटान। तो ये तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है। म्यांमार का नया नाम क्या है? 10 सेकेंड में आप लोग आंसर करें जरा। म्यांमार का नया नाम क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो म्यांमार का नया नाम बच्चों क्या? तीसरा हो जाएगा वर्मा, वर्मा। 1989 में बच्चों ये नाम बदलकर किया गया था। 1989 में बर्मा का नाम बदलकर क्या किया गया था? म्यांमार किया गया था। 1989 में बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार किया गया था। तो इसका जो आंसर था आपका कौन सा था? तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगला अश्वघोष जो राजा भरना के दरबार में 30 वर्ष तक रहता था, उसने बुद्ध चरित्र लिखी थी,
ठीक है, कनिष्क, बाबर, विक्रमादित्य, अशोक। तो बताएं अश्वघोष किसकी रचना है? ठीक है, कुल मिला के ये पूछा है अश्वघोष, ठीक है, जो राजा के दरबार में रहता था उसने बुद्ध चरित लिखी थी। ये जो मामला ये किसका है? बुद्ध चरित, बुद्ध चरित, ठीक है, मतलब बुद्ध चरित रचना किसकी दरबार की है? ठीक है, तो ये बुद्ध चरित आपको पता है किसके द्वारा लिखी गई थी? कनिष्क के द्वारा लिखी गई थी, कनिष्क के द्वारा लिखी गई थी। कौन सी? बुद्ध चरित किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा लिखी गई थी, कनिष्क के द्वारा। ठीक है, आप लोग विशेष ध्यान रखना। अश्वघोष राजा आपके कनिष्क के समकालीन थे। ये जो अश्वघोष राजा थे किसके कालीन थे? कनिष्क, और इसी के द्वारा ही बुद्ध चरित की रचना की गई थी। ठीक है, अगला लिखा हुआ हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है? स्वेज नहर, बाल्टिक सागर, वेलड नहर, कोल नहर। यानी हिंद महासागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? कुल मिला के ये क्वेश्चन पूछा गया, हिंद महासागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? तो आप लोग बताएं हिंद महासागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? स्वेज नहर, बाल्टिक सागर, वेलड नहर, कोल नहर। तो आपको पता है हिंद महासागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? स्वेज नहर, स्वेज नहर। सॉरी बच्चों, इस स्वेज नहर का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? 1869 में। 1869 में स्वेज नहर का निर्माण किया गया था, और ये भूमध्य सागर को हिंद महासागर से स्वेज नहर जोड़ती है। तो इसका जो आंसर था 22 का क्या था? ए आपका करेक्ट आंसर था। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? 1734, 1850, 1773, 1890। तो 10 सेकेंड में आप लोग इसका आंसर दें। किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय की कलकत्ता में स्थापना की गई थी? 23 का क्या आंसर होने वाला? जल्दी से बताएं। ठीक है, तो आपको पता है कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो तो कब की गई थी? 1773 में एक एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट आया था। कब आया था? 1773 में। और इसी एक्ट के तहत 1774 में स्थापना की गई थी कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की। और इसके प्रथम जो न्यायाधीश थे वो थे सर लॉर्ड एलिजा इम्फे। सर एलिजा इम्फे इसके क्या थे? इम्फे इसके न्यायाधीश थे। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों आपका 4 हो जाएगा। मामला फिर से सुनना, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ठीक है बच्चों, अगला, भारतीय विदेश नीति के रचयिता थे महात्मा गांधी, के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी भारतीय जो विदेश नीति थी इसके रचयिता कौन थे आप लोग बताएं जरा। इसके रचयिता कौन थे भारतीय विदेश नीति के? यानी विदेशों में भी भ्रमण करते थे और जाते थे और अच्छे से ध्यान भी रखते थे। तो इसके रचयिता कौन थे? तो भारतीय विदेश नीति के रचयिता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, महात्मा गांधी की बात करूं, इसका जो आंसर था चौथा था। महात्मा गांधी के द्वारा 3 आंदोलन चलाए गए थे। 1917 चंपारण, ठीक है, 1917 चंपारण। इसके बाद 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है। इसके बाद 1918 खेड़ा आंदोलन, ठीक है। इसके बाद गांधी जी के द्वारा और चलाया गया था असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। फिर गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 12 मार्च 1930। इसमें डांडी मार्च की यात्रा की गई थी, ठीक है। तो कुछ ये आपके गांधी जी के थे। इसका जो आंसर था चौथा विकल्प सही था।
अगला, कौन से राज्य को बुद्ध धर्म का उदय कहते हैं? उदय कहते हैं। सिक्किम को, बिहार को, यूपी को, एमपी को। कौन सा राज्य जो बुद्ध धर्म का उदय कहलाता है? आप लोग जल्दी से अपना आंसर दें। ठीक है, आप लोग बताएं बुद्ध धर्म का उदय किसे कहते हैं? तो इसका जो आंसर है सिक्किम है, क्या बिहार है, क्या यूपी है, क्या एमपी है? तो आपको पता है गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो आप लोग जानते हो कहाँ पर हुआ था? बिहार में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म का उदय, क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। बिहार आपका हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म ही बिहार में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा बिहार। केवल दिमाग को चेक करने के लिए ये क्वेश्चन आपका डाला गया था। देखो आप लैंग्वेज को बस घुमा के पूछा हुआ है। ठीक है, और बाकी इसमें कुछ भी ऐसा कुछ कठिन नहीं था बच्चों। अगला, भारत में श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है? धीरू भाई अंबानी, वर्गीस कुरियन, स्वामीनाथन, एस.के. बिरला। तो आप लोग बता सकते हो भारत में श्वेत क्रांति जो आई थी, इस क्रांति के लिए किसको माना जाता है? किसको माना जाता है? तो जल्दी से आप लोग अपने अपने आंसर दें। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ठीक है, तो हम लोग बात करें अगर 10 सेकेंड के अनुसार, तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन को माना जाता है। वर्गीस कुरियन को। ठीक है, श्वेत क्रांति, इसमें एक ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड, जिसका उद्देश्य क्या था? दूध उत्पादन को बढ़ावा देना। दूध उत्पादन को बढ़ावा देना। दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, यानी दुग्ध उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है? श्वेत क्रांति है। श्वेत क्रांति। और इसमें कौन सा ऑपरेशन चला था? फ्लड, दूध उत्पादन को बढ़ावा देना। और वैसे अगर बात करूं, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966-67। और भारत में जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। और विश्व में इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1960 में मैक्सिको में। मैक्सिको में। और विश्व में जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग को। और हरित श्वेत क्रांति शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था विलियम गार्ड ने। विलियम गार्ड ने। ठीक है, हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? तो विलियम गार्ड ने। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67, जनक एम.एस. स्वामीनाथन। विश्व में 1960 में मैक्सिको, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। अगला, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ऑफ द एज जाय फॉर एयर, यह पंक्ति किसकी है? बीपीएल शेली, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन किट्स, रॉबर्ट ब्राउटिंग। कुल मिला के ये पंक्ति पूछी है। थोड़ा आपके लिए बच्चों ये कठिन क्वेश्चन हो सकता है, कठिन हो सकता है। तो ये पंक्ति किसकी है? जॉन किट्स की है। जॉन किट्स की है। तो तीसरा इसका बच्चों आपका क्या था? तीसरा आंसर सही था। तीसरा आंसर सही था। अगला, जब दो समांतर शीशों के सामने एक वस्तु रखी जाती है तो उसके कितने प्रतिबिंब उत्पन्न होते हैं? कितने प्रतिबिंब उत्पन्न होते हैं? 2, 4, 6 और अनंत। तो जल्दी से आप लोग बताएं, जब जो समांतर शीशों के सामने एक वस्तु रखी जाती है तो उसके कितने प्रतिबिंब उत्पन्न होते हैं? कितने प्रतिबिंब उत्पन्न होते हैं? तो बच्चों इसके जो प्रतिबिंब होते हैं कितने हो जाएंगे? अनंत दिखाई देंगे। इसका जो आंसर था क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्योंकि प्रतिबिंबों की हमें अगर संख्या निकालनी हो तो हम लोग फार्मूला क्या यूज करते हैं? 360/θ - 1। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे कोई दर्पण 30 डिग्री कोण पर रखा है तो हम लोग क्या करेंगे? 360/30 और -1। इससे ये कटे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इसका मतलब कितने प्रतिबिंब बन जाएंगे? 11 बन जाएंगे। थीटा जितने एंगल पर रखा होगा वो दर्पण, और डिवाइड कर दो थीटा का और -1 कर देना, प्रतिबिंबों की क्या संख्या निकल के आ जाएगी। और इसमें जो प्रतिबिंब बनेंगे कैसे बनेंगे? अनंत बनेंगे। अगला, कोल्हापुर शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? कोल्हापुर, पंचगंगा, सरयू, चंबल, मिसू।
कोल्हापुर आपको पता होगा ये शहर आपका है कहाँ पर, महाराष्ट्र में है। कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। और ये नदी कौन सी है, 10 सेकंड में आप लोग आंसर दें। कोल्हापुर चप्पल, कोल्हापुर, ये नाम सुना होगा, ठीक है बच्चों। तो कोल्हापुर शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है, पंचगंगा नदी, ठीक है। पंचगंगा नदी के किनारे आपका कोल्हापुर शहर स्थित है। तो इसका जो आंसर था 29 का ए सही था, ए सही था, ठीक है। केसर मसाला बनाते वक्त पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा उपयोग करते हैं, पत्ता, पंखुड़ी, वायदल, वर्तिकांग। तो केसर मसाला बनाने में पौधे का कौन सा भाग यूज करते हैं। केसर एक खाद्य पदार्थ है, ठीक है, खाद्य पदार्थ है। तो आप बताएं केसर बनाने वक्त पौधे का कौन सा भाग यूज करते हैं। 10 सेकंड में आप लोग इसका आंसर दें। केसर एक खाद्य पदार्थ है, तो इसके द्वारा पौधे का कौन सा वर्तिकांग भाग यूज किया जाता है, वर्तिकांग। तब केसर मसाला कहीं बनता है वर्तिकांग भाग को यूज करके। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। नोएडा कानपुर में, कानपुर लखनऊ में, नोएडा आगरा में, मेरठ और गाजियाबाद में। निर्यात का पार्क उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर कहाँ स्थापित किया गया है, ठीक है। सॉफ्टवेयर पार्क है निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क, ये आपका उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो इसकी बात करूँ तो ये पार्क आपका नोएडा और आगरा में स्थापित किया गया है, ठीक है। सॉफ्टवेयर एक है जहाँ से निर्यात किया जाएगा और ये नोएडा और आगरा में स्थापित किया गया। पार्क नाम एक दिया गया इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तीसरा, नोएडा और आगरा, नोएडा और आगरा। ये देखो बच्चों सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और एक तरफ लिखा हुआ 84 गुम्बद, जामा मस्जिद, बौद्ध स्तूप, कामदगिरी पर्वत, चित्रकूट, कुशीनगर, मुरादाबाद, जालौन। और ये बच्चों हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताएं क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। जल्दी से बताएं क्या आंसर हो सकता है, जल्दी से बताएं। तो बच्चों हम लोग बात करें 84 गुम्बद, ये हमारा कहाँ पर है, जालौन में है, जालौन में है, ठीक है। ए का क्या हो जाएगा, 3। इसका मतलब जालौन 84 गुम्बद जालौन में है, यानी जालौन पहले आएगा, 4 से यानी शुरुआत होगी, ठीक है। फिर जामा मस्जिद की बात करूं तो ये मुरादाबाद में है, तो इसका मतलब क्या, फिर 3 आएगा, तो बी का क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा ए का 4 और बी का आपका क्या हो जाएगा, 3। अब बच्चे सी डी में बौद्ध स्तूप और कामदगिरी पर्वत की बात करूं तो बौद्ध स्तूप हमारा कहाँ है, कुशीनगर में है, तो सी का क्या हो जाएगा आपका 2। और कामदगिरी पर्वत ये आपको पता होगा चित्रकूट में है जहाँ पर परिक्रमा की जाती है, तो इसका क्या हो जाएगा 1। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1। आप देखिए तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो तीसरा विकल्प आपका बच्चों बिल्कुल करेक्ट था, सही था। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ में, पीकॉक लखनऊ में, राज्य चरम विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में, और यूपीपीएससी उत्पी वित्तीय निगम ये आपका कानपुर में। तो इसमें पूछ रहा कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसकी हम लोग बात करूं तो ये जो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान है ये मेरठ बच्चों गलत लिखा हुआ था, ये मेरठ में नहीं है, ये कहाँ पर है, लखनऊ में है, लखनऊ में है। और बाकी ये सब सही लिखे हुए थे, तो कौन सुमेलित नहीं था, ए आपका नहीं था, ए आपका नहीं था। तो 33 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा। ये देखो ये बच्चों सिंबल बना हुआ है और पूछ रहा उपयोग संकेत क्या दर्शाता है। पार्किंग निषेध है, गति सीमा समाप्त है, प्रवेश निषेध है, सड़क बंद है। तो आप देखिए ये जो सिंबल है और खूब आप लोगों ने देखा होगा, तो ये किसको दर्शाता है, यहाँ पार्किंग निषेध है, पार्किंग नहीं करोगे, पार्किंग, तो पार्किंग निषेध चिन्ह को ये दर्शाता है, आप पार्किंग नहीं कर सकते हो, आप देख सकते हो ये चिन्ह। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा ए आपका हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिले में से किसने
समानांतर सरकार की स्थापना की थी? इलाहाबाद, लखनऊ, बलिया, फैजाबाद। तो समानांतर सरकार की उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापना की गई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो ये बच्चों अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में, समानांतर का मतलब सरकार बनाई गई थी, बलिया जिले में की गई थी, बलिया। और बलिया से किसने बनाई थी? ये चित्तू पांडे ने, चित्तू पांडे ने। बलिया जिले में किसने बनाई थी? चित्तू पांडे के द्वारा समानांतर सरकार बनाई गई थी। तो 35 का जो आंसर था वो आपका क्या था? 3 था। अगला, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, ये आपका कहाँ पर है? कानपुर में, लखनऊ में, आगरा, नोएडा। तो आप लोग बताएं 36 का क्या आंसर होगा? उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। ये तो देखा भी होगा और आप लोग गए भी होंगे इसको, लेकिन आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा कभी भी, ठीक है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, ये आपका कानपुर में है, कानपुर। यानी 36 का जो आंसर था वो क्या था? ए हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित है कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा और उद्योग एवं सेवा। ये तो बच्चों जनगणना 2011 से क्वेश्चन है। यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कर्मचारी किस क्षेत्र में है? तो आपको पता होगा कृषि क्षेत्र में है। कृषि क्षेत्र में लगभग कितना %? लगभग वही 59%, लगभग 59% के करीब उत्तर प्रदेश का जो कर्मचारी है, प्रतिशत कर्मचारी, वो कृषि क्षेत्र में लगभग क्या संलग्न है। तो 37 का जो आंसर था वो आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही थी। अच्छा, कुल मिला के ये पूछना चाह रहा कौन सी योजना जो चलाई गई थी जिसमें नकारात्मक विकास दर रही थी, नकारात्मक रही थी, ये पूछना चाह रहा बच्चों, ठीक है। तो कह रहा चौथी योजना थी, छठी योजना थी, 9वीं योजना थी, 11वीं योजना थी। तो बच्चों अगर आप लोगों ने योजनाओं वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में जब 9वीं योजना चलाई गई थी, 9वीं योजना, तो इसमें जो विकास दर थी वो कैसी थी? नकारात्मक हमें मिली थी, नकारात्मक। तो 38 का जो आपका बिल्कुल सही जो आंसर था वो आपका क्या था? 3 आंसर था, 3 आपका आंसर था, ठीक है। क्योंकि इसी में हमें विकास दर कैसी मिली थी? नकारात्मक मिली थी। अगला, चलिए तो बच्चों अब आप लोग आगे बने रहिए, अभी कहीं जाना नहीं। आगे हिंदी की क्लास आपके होने वाली है और हमारे हिंदी वाले सर आपको हिंदी के लिए आगे की कहानी बताएंगे। दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोग, आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन कंटिन्यू कर रहे होंगे, है ना। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो आज हमारा महाप्रैक्टिस शीट नंबर, महाप्रैक्टिस बैच की सीट नंबर आपकी 16 है, जिसको आप सभी लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसको आप सभी लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, है ना। देखिए इसमें लिखा है किस वाक्य में प्राविशेषण नहीं है। इसमें से हमें ये चुनना है, ये प्राविशेषण का क्वेश्चन है और आपको ये चुनना है कि किस वाक्य में प्राविशेषण नहीं है। तो प्राविशेषण आप लोग जानते होंगे, प्राविशेषण क्या होता है। देखो हमने कहा प्राविशेषण को पहले थोड़ा सा समझ लें कि प्राविशेषण क्या होता है। हमने कहा मीना बहुत, हमने ये लिखा मीना बहुत सुंदर, है ना, लड़की है। ये आपका लड़की है। हमने कहा मीना बहुत सुंदर लड़की है, ये आपका वाक्य है ना। मीना बहुत सुंदर लड़की है। तो मीना बहुत सुंदर लड़की है, सुंदर तो लड़की की क्या है? विशेषता। तो ये तो आपका हो गया क्या? विशेषण हो गया। क्या हो गया? ये विशेषण। और ये सुंदर कौन है? लड़की। तो ये आपकी क्या हो गई? संज्ञा। हमने बताया था ये क्या हो गया? संज्ञा। आप जानते हो संज्ञा को ही हम क्या कहते हैं? विशेष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष। तो ये हो गया आपका क्या? विशेष।
अब जो ऐसे शब्द जो विशेषण से पूर्व आते हैं, ऐसे शब्द जो विशेषण से पूर्व आते हैं और विशेषण की विशेषता को बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या? उन्हें हम प्राविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राविशेषण। तो यहाँ पे मीना बहुत सुंदर लड़की है। मीना कैसी लड़की है? सुंदर लड़की है। तो सुंदर होना तो लड़की की क्या होगी? विशेषता। लेकिन बहुत सुंदर है, इसका मतलब विशेषण की भी विशेषता है कि वह बहुत सुंदर है। तो सुंदर जो है विशेषण है। ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राविशेषण। और ये लगाए कहाँ जाते हैं? ये लगाए जाते हैं विशेषण से पूर्व। ऐसे शब्द जो विशेषण से पूर्व आकर विशेषण की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राविशेषण। तो इस वाक्य में मीना बहुत सुंदर लड़की है, सुंदर आपका विशेषण है, लड़की आपका संज्ञा है, संज्ञा और सर्वनाम को हम विशेष कहते हैं, और बहुत आपका क्या है? बहुत आपका प्राविशेषण है। यस। अब इसमें देखेंगे कि हमें विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को ही तो प्राविशेषण कहते हैं। तो कहाँ प्राविशेषण नहीं है? देखो इधर से देखो, आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं। तो देखो खट्टे हैं, खट्टे क्या हैं? संतरे। तो संतरा आपका क्या है? क्या है? संज्ञा है। संज्ञा को ही हम क्या कहते हैं? विशेष। हालांकि हमें विशेष से कोई मतलब नहीं है, तो संज्ञा हमारा क्या है? ये। अब ये संतरे कैसे हैं? खट्टे। खट्टा होना संतरे की क्या है? विशेषता है। तो ये क्या हो गया? विशेषण। क्या हो गया? विशेषण। अब कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, ज़्यादा ही खट्टे हैं, खट्टे होने की भी विशेषता, तो ये क्या है? प्राविशेषण। तो इस वाक्य में तो प्राविशेषण दिया गया है भैया, विशेषण है ना, प्राविशेषण इसमें दिया गया। इसमें तो प्राविशेषण, हमें ऐसा चुनना है जिसमें प्राविशेषण नहीं। इसमें है प्राविशेषण। ठीक। अरे बहुत ही सुंदर फूल है। फूल आपका संज्ञा है? कैसा फूल है? सुंदर। सुंदर होना फूल की क्या है? विशेषता। तो ये हमारा क्या है? ये विशेषण। अब सुंदर कैसा, कितना सुंदर है? बहुत ही सुंदर फूल है। सुंदर विशेषण है, विशेषण की भी विशेषता बता रहा है ये। तो ये आपका क्या है? ये आपका प्राविशेषण है। इसका मतलब इस वाक्य में भी प्राविशेषण है। आगे, बच्चे समझदार हो गए हैं। बच्चे समझदार हो गए हैं, इसको देखना। आगे, बच्चे समझदार, बच्चे कैसे हो गए हैं? समझदार हो गए हैं। तो है ना, ये समझदार जो है, समझदार बच्चे नहीं हैं, बच्चे समझदार हो गए। होना क्या है? ये होना क्या है? क्रिया। क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। तो यहाँ जो समझदार है वो आपका क्या है? वो आपका क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। यहाँ पे मुझे तो थोड़ी ही भूख है। मुझे तो थोड़ी ही भूख है। भूख क्या होता है? यदि ये कह देते भूखा, तो भूखा आदमी होता है। तो भूखा आदमी होता है। आप जानते हो भूखा लड़का होता है, भूखा लड़का भी होता है ना, भूखा कुत्ता भी होता है। आप कह सकते हो भूखा कुत्ता है ये, है ना, भूखा कुत्ता भी होता है। यदि भूखा लिखा होता है ना, यदि भूखा लिखा होता तब तो ये हो जाता आपका विशेषण। लेकिन ये भूख है, भूख है तो ये क्या है? ये संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। जब ये संज्ञा है तो यहाँ लिखा है थोड़ी ही भूख है। क्या कहा? थोड़ी ही भूख है। तो ये आपका भूख संज्ञा है, तो ये क्या हुआ? विशेषण। क्या हुआ? विशेषण। तो इसमें फिर प्राविशेषण कहाँ है? कहीं नहीं है ना। तो किस वाक्य में प्राविशेषण नहीं है? किस वाक्य में प्राविशेषण नहीं है? तो इसमें तो प्राविशेषण है। ये प्राविशेषण का मतलब समझ रहे हो? प्राविशेषण का मतलब होता है कि वही आपका क्रिया विशेषण है ना, उसी को कह देते हैं हम प्राविशेषण, एडवर्ब जिसे कहते हो। तो इसमें तो आपका क्रिया विशेषण है, इसमें नहीं है। कौन से वाले में? पहले वाले में नहीं है। इसमें विशेषण है और संज्ञा है, इसमें प्राविशेषण नहीं है। प्राविशेषण नहीं है। तो आपका पहला वाला आंसर करना है बच्चे। ठीक है। अगला, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। कौन सा सही वाक्य है? डर के मारे चोर दौड़ गया, है ना। परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। ठीक। ललित को 2 बेटियां हैं।
ठीक है। कर्म ही जीवन की कसौटी है, कर्म ही जीवन की कसौटी है, कर्म ही जीवन की कसौटी है। तो ये भी देखो वाक्य है एक। तो इसमें ये पूछा दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। तो ये तो देखो गलत है, डर के मारे चोर दौड़ गया नहीं, भाग गया होना चाहिए था, ये भाग गया तो तब ये सही, इसका मतलब ये तो गलत ही है। परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, यही सही। कौन सा? यही सही। ललित को 2 बेटियां हैं, नहीं भाई, ललित के 2 बेटियां हैं, ललित के 2 बेटियां हैं, ये कहेंगे, है ना। कर्म ही पूजा, कर्म ही जीवन की कसौटी है ना। तो कर्म ही जीवन की कसौटी है ना। कहीं ना कहीं इसमें भी आपका, है ना, प्रॉब्लम है। तो ये भी आपकी प्रॉब्लम है। तो ये आपका कौन सा? सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट है आपका। अध्यापकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद करिए। अध्यापकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद करिए। अध्यापिकाएं तो कौन सा है? अध्यापिका धन ए, अध्यापिका धन ए, अध्यापिका धन इकाएं और अध्यापिकाएं में ए। कौन सा सही होगा? अध्यापकाएं। तो आप जानते हो अध्यापकाएं तुम कैसे लिखते हो? अध्यापिकाएं क्या लिखते हो? अध्यापिकाएं, ऐसे ही तो लिखते हो। अध्यापकाएं ऐसे लिखते हो, अध्यापिकाएं, ये शुद्ध लिखना है। तो अध्यापिका धन ए कौन सा है? अध्यापिका धन ए। कौन सा? सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। अगला देखो, झूठा सच के लेखक कौन हैं? झूठा सच कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं भैया, विष्णु प्रभाकर हैं, कबीर हैं? नहीं भाई, कौन है झूठा सच के लेखक? यशपाल जी हैं। कौन? यशपाल जी हैं, ठीक है। बहन शब्द का बहुवचन रूप, बहन का बहनें गलत है, बहन गलत है, बहनाएं गलत है। बहन का बहुवचन कौन? बहनें। क्या होता है? बहनें लिखा जाता है। बहन का बहुवचन बहनें होता है, ठीक है। यस, तो आपका ऑप्शन कौन सा? सेकेंड राइट है। अगला, किस वाक्य में काले शब्द ये तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी उस मूर्ख को नहीं समझ सकता? यहाँ मूर्ख शब्द दिया है। मूर्ख का इन्होंने क्या पूछा है? मूर्ख का विलोम कौन सा पूछा है? इन्होंने मूर्ख का विलोम पूछा है। विलोम बताना। तो मूर्ख का विलोम विलक्षण, अज्ञ, बुद्धिमान या प्राज्ञ? बताइए। तो मूर्ख का विलोम जानते हो? बुद्धिमान होता है। क्या होता है? बुद्धिमान। एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, एक मूर्ख व्यक्ति होता है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। एक विलक्षण व्यक्ति होता है, उसका विलोम शब्द आप जानते हो एक साधारण से होता है। साधारण, एक साधारण व्यक्ति होता है, एक विलक्षण होता है ना। यस। अज्ञ का विलोम शब्द जानते ही हो। अज्ञ का आप विज्ञ भी लिख सकते हो। अज्ञ का कौन सा? विज्ञ, या अभिज्ञ लिख सकते हो। कौन सा? अभिज्ञ। ये हमने कई बार बताए हैं, ये वाले आपको बताए हैं। यहाँ पे अज्ञ और अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, इनके विलोम शब्द होते हैं। अभिज्ञ कह दो। कौन सा? अभिज्ञ, या विज्ञ कह दो। कौन सा? विज्ञ। अभिज्ञ या विज्ञ, है ना। अभिज्ञ लिखो या फिर विज्ञ लिखो, है ना। ये होते हैं विलोम शब्द, ठीक है ना। तो आपका बुद्धिमान का क्या होगा? बुद्धिमान का विलोम मूर्ख, और मूर्ख का बुद्धिमान। तो ऑप्शन कौन सा? थर्ड ऑप्शन आपका राइट है ना। अगला देखो, बाएं हाथ से सधा व्यक्ति भी एक अच्छा कलाकार हो सकता है। तो बाएं हाथ से सधा का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बाएं हाथ से कार्य करता हो। एक ऐसा व्यक्ति जो बाएं हाथ से कार्य करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पारंगत? नो। वामहस्त? नो। उसे वाम मार्गी? गलत है, उसे कहते हैं सव्यसाची। बाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति को सव्यसाची बोलते हैं, ठीक है। यस। छोटे बच्चों को खट्टी चीज़ें मत खिलाओ, वाक्य में विशेष विशेषण है। छोटे बच्चों को खट्टी चीज़ें मत खिलाओ,
वाक्य में विशेष विशेषण है। विशेष विशेषण कौन है? छोटे कि बच्चों की, खट्टी की चीज़ें। देखो ये विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। विशेषण का प्रयोग के आधार पर विशेषण दो प्रकार का है ना। नंबर एक है विधेय विशेषण। कौन सा है? नंबर एक है आपका विशेष विशेषण। विशेष विशेषण। दूसरा आपका है विधेय विशेषण। कौन सा? विधेय विशेषण। कौन सा? विधेय विशेषण। विशेष विशेषण और विधेय विशेषण, है ना। यस। अब ये क्या होता है? विशेष विशेषण क्या होता है, तो इसके बारे में बताएं। विशेष विशेषण है, इसमें विशेष विशेषण में क्या होता है, कभी भी ऐसा होता है विशेषण, कभी ऐसा हो विशेषण प्लस संज्ञा ऑब्लिक सर्वनाम, ये स्ट्रक्चर हो। विशेष विशेषण होता है ये, इस स्ट्रक्चर का होता है विशेषण प्लस संज्ञा ऑब्लिक सर्वनाम। विधेय विशेषण क्या होता है? विधेय विशेषण, विधेय विशेषण, विधेय विशेषण क्या होता है? विधेय विशेषण होता है संज्ञा प्लस विशेषण, संज्ञा प्लस विशेषण, इसे कहते हैं हम विधेय विशेषण। इसका मतलब क्या समझे? जब भी विशेषण का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व होता है, जब संज्ञा सर्वनाम से पूर्व लगा होता है विशेषण, तो उसे कह देते हैं विशेष विशेषण। और जब संज्ञा या संज्ञा के बाद विशेषण लगा होता है उसे कहते हैं, है ना। यहाँ पे ये रखो, है ना। सर्वनाम, सर्वनाम संज्ञा प्लस विशेषण। सर्वनाम संज्ञा के बाद विशेषण है तो वो है आपका है विधेय विशेषण। कौन सा विशेषण? विधेय विशेषण। और जब भी आपका विशेषण का प्रयोग संज्ञा से पूर्व हो रहा है तो कौन सा है? विशेष विशेषण। अब यहाँ देखना, छोटे बच्चों को खट्टी चीज़ें मत खिलाओ। कैसे बच्चे हैं? छोटे बच्चे। बच्चा क्या है? बच्चा आपका संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। संज्ञा से पहले क्या लगा है? विशेषण। क्या लगा है? विशेषण। जब संज्ञा से पहले विशेषण लगा हुआ है ना, छोटे बच्चों को खट्टी चीज़ें मत खिलाओ। तो बच्चे कैसे हैं? छोटे बच्चे हैं। तो आपका कौन सा है? छोटे आपका क्या है? विशेष विशेषण है। कौन सा? विशेष विशेषण कौन सा है? छोटे आपका विशेष विशेषण है ना। चलिए अच्छा आगे। थोड़ा सा दूध लेकर आओ। वाक्य में थोड़ा सा क्या है? थोड़ा सा दूध। दूध की संख्या होती कि मात्रा? आप जानते हो दूध की तो मात्रा होती है। जिन चीज़ों को हम मापते और तौलते हैं, जिन चीज़ों को हम मापा जाता है या जिन चीज़ों को तौला जाता है, वो हमेशा जानते हो, वो जिन चीज़ों को मापा और तौला जाता है वे हमेशा परिमाणवाचक में जाते हैं। किस में जाते हैं? परिमाणवाचक में जाते हैं, मापने और तौलने वाली चीज़। अब यदि मापने तौलने वाली चीज़ निश्चित है तो निश्चित परिमाणवाचक, मापने और तौलने वाली चीज़ अनिश्चित है तो अनिश्चित परिमाणवाचक। दूध आपका, दूध की मात्रा होती है, उसको मापा जाता है। क्या किया जाता है? नापा जाता है। दूध हमेशा नापा जाता है, 3 लीटर 4 लीटर, है ना। ये तो मात्रा होती है। अब कैसी मात्रा है? थोड़ा सा दूध। थोड़ा से दूध में पता चल रहा है कितना है? 1 लीटर 2 लीटर 10 लीटर नहीं पता चल रहा। यदि ये होता 2 लीटर दूध तो निश्चित परिमाणवाचक। अब वहाँ थोड़ा सा दूध, पता नहीं कितना दूध है मेरे भाई, तो अनिश्चित परिमाणवाचक। कौन सा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। कौन सा? अनिश्चित परिमाण
परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित नहीं होगा क्योंकि पता नहीं है। अनिश्चित संख्यावाचक नहीं होगा क्योंकि दूध की संख्या नहीं होती, हमेशा मात्रा होती, ये भी नहीं। निश्चित संख्यावाचक नहीं होगा। सही आंसर ये है ना। ज्ञा व्यंजन किन ध्वनियों के मेल से बना है? बना लेते हैं। संयुक्त व्यंजन पढ़े हैं आप लोगों ने? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है मैंने आपको बताई थी। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4 होती है ना। कौन कौन से? ये छत, त्रग, ज्ञा और स्रा। ये कैसे संयुक्त होते हैं? ये छा जुड़ता है, ये आपका का प्लस मूर्धा सा से। त्रा जुड़ता है ता प्लस रा से। ज्ञा जुड़ता है जा और प्लस या से। और स्रा जुड़ता है सा और रा से। तो बताओ फिर क्या पूछा है? ज्ञा पूछा। ज्ञा कैसे बनता है? तो ज्ञा आपका बनता है दोस्तों कैसे? जा और या। जा में हलंत लगा, जा और या। कौन सा ऑप्शन है? बोलो कौन सा ऑप्शन है आपका? बी वाला ऑप्शन है ना। समझ गए ना? ये ऐसे किस क्रम में डा और दा व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है? इनमें ये नीचे जो है इनमें नुक्ता लगा हुआ है, बिंदी। डा ढा वाले हैं ये, डा और ढा। ठीक है। ये जानते हो आप? वर्ग जानते हो? वर्गों की संख्या कितनी होती है? वर्गों की जो संख्या होती है वो 5 होती है। कितनी होती है? 0, 5। कौन कौन से वर्ग होते हैं? ये वर्ग होते हैं का, चा, टा, ता, पा। कितने वर्ग हैं ये? बोलो ये कितने वर्ग हैं? ये 5 वर्ग है। 5 वर्ग होते हैं। कचट तप है ना। कौन कौन होते हैं? का, खा, गा, घा और इंगा। ये चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा। देखो डा आया, डा और ढा। ये और अड़ा। इधर देखो ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा और मा। ठीक। ये अब तुम्हें पूछा क्या है कि डाढ़ा व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है। डाढ़ा क्या होते हैं? ये वाले डाढ़ा देखो, ये वाले जो डाढ़ा हैं आपके, ये डा और ये डा, ये डा और ये ढा, इनकी बात है। ये जहाँ पे ये ढाढ़ा होते हैं वहीं पे इनके ही आगे, अरे सॉरी, यही डाढ़ा, ये डा और वहीं पर होता है आपके ढा। जहाँ पे डा और ढाका होता है वहाँ डे और ढे होते हैं, वही स्थान होता है उनका। तो ध्यान रखना। देखो मैंने इनको कहाँ यहाँ पे लगाया, इसका उच्चारण स्थान देखो। ये का है कंठ, कौन सा? ये का उच्चारण स्थान क्या है? का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये कंठ है, काका कंठ है। ये चाका तालु है, कौन सा? ये तालु है उच्चारण स्थान। और ये कंठ तालु, ये इसका उच्चारण स्थान कौन है? मूर्धा। कौन है? मूर्धा। कंठ तालु मूर्धा और दंत, और इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। कौन है? ओष्ठ।
तो बताओ ये डा और ढा किस में आए? मूर्धा में। मूर्धा कहीं है? मूर्धन्य व्यंजन, ये ऑप्शन रहा। और इन ढा ढा को क्या कहते हैं? इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से ये जाने जाते हैं। कौन से व्यंजन के नाम से? उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से ये जाने जाते हैं। डा और ढा को उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। तो उत्क्षिप्त और मूर्धन्य, ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन आपका बन गया कौन सा? फर्स्ट वाला। स्पर्शी व्यंजन नहीं, स्पर्श संघर्षी भी नहीं, पार्श्विक भी नहीं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। रेखांकित का कारक बताइए। मेढक को पत्थर से, ये बताना, पत्थर से, मेढक को पत्थर से मारा। विभक्ति चिन्ह पता होंगे आपको। विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? विभक्ति चिन्ह जल्दी बताओ, विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? बोलो, जानते हो विभक्ति चिन्ह? ये होते हैं कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, है ना बेटा, और संप्रदान को के लिए, क्या को और के लिए, है ना। अपादान, कौन सा? अपादान से अलग होने का भाव, से अलगाव का भाव ये देता है। संबंध, संबंध, काकी के और रारी रे है। और अधिकरण क्या होता है? अधिकरण में पर, में और पर। और संबोधन कौन सा? हे भो अरे, अरे अजी, है ना ये। तो आपने विभक्ति चिन्ह देखो यहाँ लगा, मेढक को पत्थर से तो से मारा, से देखो कहाँ? से और के द्वारा। इसका मतलब साधन का ज्ञान हो। जब कार्य करने का साधन का पता चले कि किस साधन से काम हुआ है, तो मत मारो। काहे से मत मारो? पत्थर से मत मारो। क्रिया का साधन, क्रिया करने का जब साधन, क्रिया के साधन का पता चले, क्रिया किस साधन से हो रही है? पत्थर से। तो यहाँ पे क्रिया के साधन का ज्ञान हमें किस में होता है? करण कारक में। तो कौन सा आंसर हो गया? करण कारक हो गया। विभक्ति चिन्ह सभी याद रखो बेटा। याव जीवन में कौन सा समास है? याव जीवन, इसे कैसे लिखते हैं? याव जीवन को, इसका संधि विच्छेद करो थोड़ा। इसको ऐसे लिखेंगे, यावत जीवन को, यावत जीवन का संधि विच्छेद करोगे तो ऐसे बनेगा, यावत और प्लस जीवन, यावत जीवन, ऐसा बनेगा यावत जीवन। ताके आगे जा होता है तो ताको जा में बदल जाता है, तो यावत धन जीवन। यावत लगा है, या लगा होता है, गैर लगा होता है, वा लगा होता है, तो आपका कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। संजय बहुत देर से टहल रहा है, में कौन सी क्रिया है? संजय बहुत देर से टहल रहा है, ये टहल रहा है, कौन सी क्रिया? टहलना। टहलना क्रिया कैसी है? सकर्मक होती है क्या? अरे नहीं भैया, संजय बहुत देर से क्या टहल रहा है? आंसर आएगा क्या? संजय बहुत देर से क्या टहल रहा है? आंसर नहीं आएगा। कैसी क्रिया है भाई मेरे? अकर्मक क्रिया है। कैसी है? अकर्मक क्रिया है ना। प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है भाई, इसमें आना और वाना नहीं लगा हुआ है, प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। क्या संयुक्त क्रिया है? हाँ, संयुक्त क्रिया हो सकती थी, लेकिन संयुक्त क्रिया तो सकर्मक क्रिया में भी होती है और संयुक्त अकर्मक में भी होती है, तो हम संयुक्त क्रिया ऑप्शन नहीं देंगे, हम देंगे कौन सा? अकर्मक क्रिया, है ना। यस। अगला, किस क्रम में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है? किस क्रम में नहीं हुआ? निलंबन, निलंबन में निधन लंबन सही है। निराकरण में निर्धन आकरण ठीक है। अपहरण में अपधन हरण
इसमें अप लगा है, ठीक है, अप धन हरड़। दुर्योधन में गलत है, यही आंसर सही निकलेगा, इसी में यही आंसर सही है, क्योंकि दुर्योधन में जब आप दुर्योधन लिखते हो तो दुर्योधन में आपका उपसर्ग कौन सा बनता है? दुरुपसर्ग बनता है। इन्होंने क्या लिखा है? दु उपसर्ग लिखा है ना, ये तो ध्यान रखना है, ठीक है। साध्वा चरण का संधि विच्छेद किस क्रम में सही में है? साध धन चरण, साधो धन चरण, साधु धन आचरण, साध धन आचरण। सद्वा जब किसी कहीं पे या और वा से पूर्व आधा वर्ण आ जाए, कौन सा भैया? आधा वर्ण, आधा वर्ण आ जाए, कभी भी ध्यान रखो, या और वा से पहले यदि आधा वर्ण आ जाए तो वहाँ पे ध्यान रखा करो, वहाँ पे होगी कौन सी? यण संधि। कौन सी? तो यण संधि। तो कैसे यण संधि कैसे बनती है? यण संधि बनती है आ और यण संधि बनती ई और ई प्लस असमान स्वर। कैसे स्वर भैया? असमान स्वर। कैसे? असमान स्वर, तब होता है ई का या। और भैया ऊ और ऊ के बाद भी कैसे स्वर? असमान स्वर, तो बनता है वाह। और भैया रिरी के बाद भी कैसे स्वर? असमान स्वर, बनता है क्या? रा। यहाँ पे क्या बना है? वाह। इसका मतलब है कि ऊ से टूटेगा, है ना, ऊ से टूटेगा। ऊ इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, ऊ किस में है? ये देखो ऊ। साधु धन आचरण, क्या साधु कैसे बनेगा मैं आपको बताऊं। देखो जो बिल्कुल नहीं जानते हैं, साधु धन आचरण अभी बना के निकाल रहे मेरे भाई। देखो साधु में इसमें जो धू लिखा है, धू में स्वर हम पूछें कौन सा है, क्या आंसर दोगे? धू में स्वर, धू में कौन सा स्वर है? ऊ प्लस यहाँ पे कौन सा स्वर ये दिखाई दे रहा? आ। ऊ का क्या हो जाता मेरे भाई? ऊ का क्या होता है? वाह। और ये आस बड़े आ का बड़ा आ है तो ये क्या हो जाएगा? वाह। यहाँ पे धू में से जब धू में से ऊ चला जाएगा तो यहाँ मेरे भाई यहाँ क्या बचेगा? तो यहाँ क्या बचेगा आप जानते हो? आधा धा बचेगा, ऊ चला गया, स्वर निकल गया तो आधा ही तो वर्ण बचता है, आधा व्यंजन। तो साधवा, अब यहाँ पे क्या है? वाह। और यहाँ पे क्या मिल गया? चरण, तो क्या हो गया? सद्वा चरण। क्या हो गया? सद्वा चरण। तो आपका सद्वा चरण निकालने के लिए साधु धन आचरण। यण संधि किस क्रम में मुहावरा है? दाहिना हाथ समय चूंकि पुनि का पछताने, सावधान बाईस पसेरी, ये लोकोक्ति है। नेकी कर दरिया में डाल, ये भी लोकोक्ति है। लोकोक्तियाँ वे होती हैं जिन्हें हमें किसी वाक्य में पिरोने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। वो लोकोक्तियाँ वो होती हैं जिन्हें वाक्य में पिरोने की आवश्यकता नहीं पड़ती हैं, अपने आप में वो पूर्ण वाक्य होती हैं। जबकि जो आपके मुहावरे होते हैं वो हमेशा शब्दांश हुआ करते हैं, है ना, वाक्यांश हुआ करते हैं, वाक्य का अंश हुआ करते हैं, वाक्यांश हुआ करते हैं, वो एक वाक्य का अंश होते हैं, जबकि वो अपने आप में पूर्ण नहीं होते। दाहिना हाथ कह दोगे तो कुछ मज़ा आएगा? अरे नहीं भैया, सुशील जो है वो उनका दाहिना हाथ है, तब मज़ा आएगा। इसका मतलब दाहिना हाथ आपका क्या है? जल्दी बोलो। हाँ, दाहिना हाथ आपका जो है वो आपका मुहावरा है ना। ठीक है, ये देखो भाई, इसमें थोड़ा सा फोकस तो करना ही पड़ेगा, है ना। हाँ, इसमें देखो थोड़ा सा फोकस करना ही पड़ेगा आपको, है ना। यस, तो देखेंगे भाई मेरे इसमें, है ना। देखो चलिए देखते हैं, ये आपने लोगों ने किया होगा ना, तो आप लोगों के आंसर हम करवा देते हैं, है ना। अच्छा, नहीं किया है ये आप लोग कर लेना, है ना, फिर इनके आंसर हम करवाए दे रहे। ठीक है, आप लोग इनको करना है। देखो, शुभेच्छा के साथ प्रारंभ किया गया कार्य भी तब तक अभीष्ट फल नहीं दे सकता जब तक कि, लाओ करवाई देते हैं। ठीक है, देखो, भारती मनीषा ने कला, देखो बेटा करवा रहे, भारती मनीषा ने कला धर्म
धर्म दर्शन साहित्य इतिहास के क्षेत्र में नाना भाव के महत्वपूर्ण फल पाए हैं। किसने पाए हैं? भारती मनीषा ने। कला, धर्म, दर्शन और साहित्य के क्षेत्र में नाना भाव से महत्वपूर्ण फल पाए और भविष्य में भी महत्वपूर्ण फल पाने की योग्यता का परिचय वह दे चुकी है, बिल्कुल। परंतु नाना कारणों से समूची जनता एक ही धरातल पर नहीं है, बिल्कुल, और सबकी चिंतन दृष्टि भी एक नहीं, बिल्कुल। जल्दी ही कोई फल पा लेने की आशा में अटकल पच्चू सिद्धांत, कौन से अटकल पच्चू सिद्धांत आप लोग भी चलाते रहते हो भाई मेरे। अटकल पच्चू सिद्धांत है ना, जल्दी सफलता प्राप्त करने के, है ना, हाँ, कायम कर लेना और उसके आधार पर कार्यक्रम बनाना अभीष्ट सिद्ध में सब समय सहायक नहीं होगा। विकास की नाना सीढ़ियों पर खड़ी जनता के लिए नाना प्रकार के कार्यक्रम आवश्यक होंगे। उद्देश्य की एकता ही विविध कार्यक्रमों में एकता ला सकती है, परंतु इतना निश्चित है कि जब तक हमारे सामने उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक कोई भी कार्य कितनी ही शुभेच्छा के साथ क्यों न आरंभ किया जाए वह फलदायक नहीं होगा। बहुत से लोग हिंदू मुस्लिम एकता को या हिंदू संगठन को ही लक्ष्य मानकर उपाय सोचने लगते हैं। वस्तुतः हिंदू मुस्लिम एकता भी साधन है, साध्य नहीं। ठीक है, साध्य है मनुष्य को पशु समान स्वार्थी धरातल से ऊपर उठाकर मनुष्यता के आसन पर बिठाना। ये है हिंदू और मुस्लिम अगर मिलकर संसार में लूट घसोट मचाने के लिए साम्राज्य स्थापित करने के निकल पड़े तो उस हिंदू मुस्लिम मिलन से मनुष्यता कांप उठेगी। यस, परंतु हिंदू मुस्लिम मिलन का उद्देश्य है मनुष्य को दास्ता, जड़िमा, मोह, कुसंस्कार और परमुखोपेक्षता से बचाना। मनुष्य को एम की ये लिखा है कि दुनिया से ऊपर उठाकर सत्य, न्याय और औदार्य की दुनिया में ले जाना। मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण, है ना, हाँ, शोषण को हटाकर परस्पर सहयोग के बंधन में बांधना। मनुष्य को सामूहिक कल्याण ही हमारा लक्ष्य हो सकता है। मनुष्य का सामूहिक कल्याण ही हमारा लक्ष्य हो सकता है। वही मनुष्य सर्वोत्तम प्राप्य है। आर द्रविड़ शक नांग अमीर आदि जातियों के सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद हिंदू दृष्टिकोण बना है। यह समझिए, आर द्रविड़ शक नांग अमीर आदि जातियों के सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद हिंदू दृष्टिकोण बना है। नए सिरे से भारतीय दृष्टिकोण बनाने के लिए इतने ही लंबे अरसे की ज़रूरत नहीं है। आज हम इतिहास को अधिक यथार्थ ढंग से समझ सकते हैं और उसके अनुरूप अपने विकास की योजना बना सकते हैं। धैर्य हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इतिहास विधाता के इंगित को समझकर ही हम अपनी योजनाएं बनाएं तो सफलता की आशा कर सकते हैं। चलो, शुभेच्छा के साथ प्रारंभ किया गया कार्य भी तब तक अभीष्ट फल नहीं दे सकता जब तक कि हमारे सामने साधन पूर्णतया स्पष्ट न हो, हम उसे मनोयोग पूर्वक नहीं करते, उसका निश्चित लक्ष्य हमारे सम्मुख स्पष्ट ना हो, उसमें समुचित साधनों का प्रयोग न किया जाए। बताओ भाई, जल्दी से आप लोग बताओ। यस, जल्दी से आप लोग बताएंगे। कौन सा हमारा जो है वो सही हो जाएगा। जल्दी से फटाफट आप लोग बताएं कौन सा हमारा ऑप्शन जो है वो सही जाएगा। जल्दी से बताओ, है ना, हाँ, जल्दी से आप लोग फटाफट बताओ कौन सा है। ये आप लोगों को करना है कौन सा वाला आंसर है। ठीक है, जल्दी करो, बोलो, जल्दी बताओ। तो बताओ भाई, हमारे सामने साधन पूर्णतः स्पष्ट ना हो, हम उसे मनोयोग पूर्वक नहीं करते, उसका निश्चित लक्ष्य हमारे सम्मुख स्पष्ट ना हो, तो शुभेच्छा के साथ प्रारंभ किया गया कार्य
भी तब तक अभीष्ट फल नहीं दे सकता जब तक कि उसका निश्चित लक्ष्य हमारे सम्मुख स्पष्ट ना हो। यस भाई, उसका निश्चित लक्ष्य तो हमारे सम्मुख स्पष्ट होना चाहिए कि आखिर हमें नौकरी मिल जाएगी तो हम क्या क्या कर पाएंगे, हमें क्या क्या करना है, हमारे लक्ष्य तो स्पष्ट हो तभी तो हम काम करेंगे, मन लगेगा। लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, तुम्हें पैसा नहीं मिले, तुम्हें ये पता ना हो कि नौकरी मिल लगेगी और हमें पैसा मिलेगा, यदि ये बात स्पष्ट ना हो तो आप नौकरी करोगे, आप पढ़ोगे, पढ़ाई नहीं करोगे। आपको तो स्पष्ट पता रहता है कि ज़िंदगी हमारी अच्छी से कट जाएगी, यदि नौकरी मिल गई तो आप उसके लिए मेहनत करते हो। भारतीय विद्वान सक्षम है कला, धर्म, दर्शन और साहित्य आदि के चिंतन में, के प्राचीन दाय को संभालने में, आदि क्षेत्रों में और सफलताएं अर्जित करने में और के माध्यम से जन चेतना का जागरण करने में। काहे में ये जो है सक्षम है, भारतीय विद्वान सक्षम है कला, धर्म, दर्शन और साहित्य आदि के चिंतन में, काहे में, बोलो जल्दी बोलो, आदि क्षेत्रों में और सफलताएं अर्जित करने में। हाँ, इसमें सक्षम है, तीसरा वाला ऑप्शन। अगला देखो, देश में विकास के विभिन्न स्तरों पर खड़ी जनता के कार्यक्रम भिन्न होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं यदि उनमें अभीष्ट सिद्धि के लिए सम्मान विधि अपनाई जाए, वे परस्पर समझदारी के आधार पर बनाए जाएं, वे एक ध्येयोन्मुखी हों, उनके कार्यक्रमों का समन्वय एक व्यक्ति के हाथ में हो। बताइए जल्दी से 58 वाला। यस, वे एक ध्येयोन्मुखी हों, सब लोग एक हों यदि। थर्ड ऑप्शन राइट है। शीघ्र सफलता प्राप्त करने के लिए बनाए गए अटकल बच्चू सिद्धांत से अभीष्ट फल प्राप्त ही नहीं होगा कि प्राप्ति शीघ्र हो जाएगी, चिरस्थायी नहीं होगा कि प्राप्ति की संभावना कम हो जाएगी। तो आप जानते हो, बोलो जल्दी बोलो आप लोग। हाँ, अरे उसकी प्राप्ति की संभावना प्राप्त नहीं होगा, प्राप्त तो हो सकता है कि प्राप्त शीघ्र नहीं होगी, चिरस्थायी नहीं होगा। कैसा कि प्राप्ति की संभावना कम हो जाएगी। अगला, हिंदू मुस्लिम ऐक्य साध्य नहीं साधन है। यस, क्योंकि इसके माध्यम से दुनिया जीती जा सकती है, मानवता की भावना बढ़ाई जा सकती है, संसार को शोषण से मुक्त किया जा सकता है, मानव को मानव से वियुक्त किया जा सकता है। हिंदू मुस्लिम ऐक्य साध्य नहीं साधन है, क्योंकि इसके माध्यम से क्या किया जाता है, दुनिया जीती जा सकती है, मानवता की भावना बढ़ाई जा सकती है। दूसरा ऑप्शन कौन, मानवता की भावना बढ़ाई जा सकती है, दूसरा ऑप्शन राइट। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का है। संदिग्ध भूतकाल जिनमें ये था लगा है, ये तो आपके पूर्ण भूतकाल के उदाहरण हैं। कौन से, पूर्ण भूतकाल के उदाहरण हैं, पूर्ण भूतकाल। अब आपका एक ही बच्चा, कौन सा, मैंने वही सामान रखा वहीं पर सामान रखा होगा, संदिग्ध भूतकाल। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है, गुंडा है क्या, नहीं। ममता है, नहीं। पुरस्कार है, नहीं। अरे पहली कौन सी है, ग्राम। वैसे इनकी ये भी दो कहानियाँ हैं, कौन सी, गुंडा और पुरस्कार। लेकिन पहली कहानी यदि पूछ ली जाए तो हमेशा कौन सी, ग्राम है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम। मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। अशुद्ध कौन सा, स्थायी तो शुद्ध है मेरे भाई, हिंदी भी शुद्ध है और दायित्व भी शुद्ध है। कौन सा, हिंदू, गलत है, यहाँ हिंदू होना चाहिए था। क्या होना चाहिए, यहाँ पे हिंदू होना चाहिए मेरे भाई, हिंदू है ना। यस, अगला, हिंदू नहीं, बड़े ऊ की मात्रा। यह मास जो चंद्रमा की ... के अनुसार गिना जाता है वह कहलाता है। वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गति के अनुसार गिना जाता है वह चंद्रमास कहलाता है। क्या कहलाता है, चंद्रमास। तो यह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है उसे चंद्रमास कहलाता है। क्या, चंद्रमास। उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है, जब उपमेय में उपमान की संभावना हो। संभावना का मतलब कल्पना हो, तो यही सही आंसर है। जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार।
रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण कौन सा है? रात को अचानक वर्षा होने लगी। कैसे होने लगी? अचानक होने लगी। तो अचानक शब्द क्रिया विशेषण है। अचानक किस तरह का क्रिया विशेषण है? अरे भैया रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जान श्याम घनश्याम को, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। अरे भैया जान श्याम घनश्याम को, श्याम श्री कृष्ण जी को, और घनश्याम, घनश्याम माने बादल, घन माने बादल भी होते हैं, कि उन्होंने आकाश में, मोरों ने क्या देखा कि आकाश में बादल छा चुके हैं, छा गए हैं, तो वो नाचने लगी। इसका मतलब उन्हें क्या हो गया? उन्हें क्या हो गया? उन्हें संदेह हो गया। उन्हें क्या हो गया? जल्दी बोलो। हाँ, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है, तो जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जहाँ पर संभावना होती है वहाँ पे कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार राइट आंसर। अगला देखो, अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। जो लोकोक्ति गलत हो उसको। आगे कुआं पीछे खाई, यस, और बीच में है मेरा भाई, बिल्कुल सही आंसर। ये तो सही है। अपनी पगड़ी अपने हाथ, बिल्कुल, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। ऊंची दुकान फीका पकवान, नाम बहुत और दर्शन छोटे जिसे कहते हो, है ना। ऊंची दुकान फीका पकवान। अधजल गगरी छलकत जाए, यहाँ पलटत जाए लिखा हुआ है, गलत है आंसर। अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपके जाए, है ना, कहते हैं। तो अधजल गगरी छलकत जाए होता है, यहाँ पलटत लिखा है, ये गलत हुआ है। संगम, संगम में देखो चंद बिंदु लगा है। संगम शब्द की किस तरह की शुद्धि है? नुक्ता, नुक्ता भैया नीचे लगता है, यहाँ पे ऐसे शब्द लिखोगे नुक्ता नीचे यहाँ लगेगा। रेफ, रेफ नहीं, रेफ ऊपर वाला रा होता है ना। अनुनासिक, अनुस्वार क्या होता है? अनुनासिक, अरे अनुनासिक व्यंजन वो होते हैं जो नाक से बोले जाते हैं। इन पे क्या चढ़ता है? ये अंकी बिंदी। ये संगम, ऐसे लिखोगे ना संगम, तो ये आपका जो है वो क्या है? अनुस्वार है। क्या है? ये अनुस्वार है ना। इसको अंक को अनुस्वार बोला जाता है, इसे अनुस्वार बोला जाता है, अनुस्वार। और इसे जो आहा होता है इसे विसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विसर्ग, विसर्ग। और दोनों को मिला के अयोगवाह क्या कहा जाता है? ये अयोगवाह वर्ण है। कौन से? अयोगवाह वर्ण हैं, अयोगवाह वर्ण इन्हें हम कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ अनुस्वार से रिलेटेड है। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो वर्णमाला का अक्षर कौन सा पुल्लिंग नहीं है? ये ई। अरे भैया पूरी वर्णमाला में ई और कौन सा? और आपका रिरी। ये आपके जो है, ये आपके तीनों, ये तीनों आपके स्त्रीलिंग हैं। कौन से हैं? ये तीनों स्त्रीलिंग होते हैं। इनके अलावा वर्णमाला के सभी अक्षर आपके हमेशा पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग यही होते हैं, ई और रिरी स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, ये वाला सही है। अगला, केशव कह न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समझे, मन ही मन रहिए। में रौद्र कौन सा अलंकार है? अद्भुत रस है, आश्चर्य की बात है, भयानक रस है, भय की बात है, रौद्र रस है, क्रोध की बात है। यहाँ रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। कौन सा? शांत रस का स्थायी भाव बताओ आप लोग फटाफट। निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद। ठीक। भयानक रस का स्थायी भाव भय। कौन सा? भय। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। क्या? विस्मय, या इसी को कहते हैं आश्चर्य। क्या कहते हैं? आश्चर्य, विस्मय या आश्चर्य। ठीक। तो क्रोध, निर्वेद, भय। तो इसका जो है वो सही आंसर है शांत रस। कौन सा? शांति की बात है इसमें, कहीं भय, क्रोध और विस्मय की कोई बात नहीं है। रावण सिर सरोज बनचारी, चल रघुवीर सिली मुखधारी। सिली मुख में अलंकार है। सिली मुख, सिली मुख आप जानते हो किसे कहते हैं? सिली मुख भौरे को भी कहते हैं।
है ना कहीं सिली मुखधारी सिली के तरह मुख है उनका, इसका मतलब कहीं ना कहीं उपमा का बात है। कौन सा? जैसे चंद्रमुख तो चंद्रमा के समान, ऐसे ही सिली मुख है ना, तो चंद्रमा कौन सा? उपमा अलंकार है। छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहते हैं? अरे भाई 10 वर्णों के समूह को, 8 वर्णों के, इनमें से कोई, अरे ला और गा वर्ण जो होते हैं, ला और गा वर्णों को हमेशा दशाक्षर कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? उर्वशी है, अंधायुग है, पल्लव है, निहार, अरे निहार वगैरह किसकी है? महादेवी वर्मा की। उर्वशी है कि किसकी? उर्वशी है रामधारी सिंह दिनकर की। झरना, अरे झरना, आंसू, तितली, कंकाल, इरावती, ये किनकी है भैया? जयशंकर प्रसाद की है। कौन कौन सी? झरना भी होती है, आंसू भी होती है, तितली भी होती है, कंकाल भी होती है ना, ये सब जयशंकर प्रसाद की है। और निहार रस नीरजा महादेवी वर्मा की है ना। और ये आपके जो है वो सभी आपके क्वेश्चंस क्लियर हो गए, ठीक है। यस, तो चलिए आप लोग जुड़े रहिएगा बराबर, हम आपको आंसर्स बराबर देते रहेंगे, समझाते रहेंगे। तो आप लोग अपना अध्ययन कंटिन्यू बनाए रखें, क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक हैं। आप लोग बराबर बड़े मेहनत से आप लोग पढ़े रहिएगा, जुड़े रहिएगा। जय हिंद, नमस्कार।